हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, सीरीज़ स्टार्ट की है फिर SCERT सीरीज़। ओके, SCERT सीरीज़, जिसमें हम आपको क्लास 3 से लेके 12 तक का, यानी 3 से लेके 12 तक का SCERT किताब का पूरा निचोड़ हम करवाएंगे। जो मेरे पास PDF है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और उसी PDF को हम अच्छे से रीड करेंगे, और पढ़ना होगा तो आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए, कल हमने आपको करा दिया था क्लास 3 का, देखिएगा, पर्यावरण और हम मैंने करा दिया था। आज हम कराएंगे क्लास 4 का, यानी कि वर्ग 4 का पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण और हम। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको छोड़ देंगे। तो बस आपके लिए ये मान के चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। ठीक है, और ये हम पूरा करवाएंगे आपको, 12 तक का हम आपको ये पूरा करवाएंगे। और जैसे कि जो छोटी छोटी किताबें हैं उनका एक वीडियो में आपका वीडियो बन जाएगा, और जो बड़ी किताबें हैं उनका देखा जाएगा 1-2 या पार्ट में बन पाएगा। तो देखिए, क्लास 3 का मात्र एक ही वीडियो आपका पर्यावरण का, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे हमने करा दिए। और क्लास 4 का भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देंगे। और आपने देखा होगा, अगर आपने TRE 3 दिया है तो आज उसकी आंसर की भी आ गई है, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का। ठीक है, बिहार SCERT क्लास 4 का पर्यावरण और हम। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पे। यहाँ चैप्टर कौन सा है? जितने भी चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे सारी चैप्टर को हम देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है, ये आप भी देख लीजिएगा। देखिए, कक्षा 4 लिखा है, पाठ 1 आपका कौन सा है? रंग बिरंगे खिलते फूल। ठीक है, तो इसमें सीधे यही कहा गया है कि लाल रंग के आपके फूल कौन से होते हैं? तो लाल रंग का गुलाब होता है, और गेंदा भी एक छोटा वाला लाल कलर का होता है, लिली डहलिया, और चौलाई का फूल होता है, और जलकुमुदनी होता है। और सफ़ेद रंग के फूल की हम बात करें तो चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी। और पीले रंग के फूल में आपका हो जाता है सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब और कनेर। ये सारे पीले फूल हो जाते हैं। और इसमें बताया गया है कि पानी में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? तो कमल का पौधा, कमलनी और नलिनी। ठीक है, और दिन में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं आपके? ये सारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपके इन्वायरमेंट में, EVS में। डहलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, और रात में खिलने वाले फूल की बात करें तो रात की रानी, यानी रात रानी जिसको बोलते हैं, चंपा, जूही। ठीक है, धतूरा, रजनीगंधा, परिजात, चमेली और मोगरा। तो ये नाम याद रखिएगा। और मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल, जैसे सर्दी में कौन से फूल खिलते हैं, गर्मी में कौन से खिलते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो जो सर्दी में फूल खिलते हैं, डेजी और डहलिया, और गर्मी में जो खिलते हैं, गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी। और 12मासी फूल की बात करें, 12मासी का मतलब जो वर्ष भर खिलते रहते हैं, 12 महीने, गुड़हल हो गया, बोगनवेलिया हो गया, चमेली है। ठीक है, और पेड़ों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? कचनार, सेलम, पलाश, गुलमोहर। कहीं कहीं आपको बिहार का राजकीय फूल कचनार देखने को मिलता है, और कहीं कहीं गेंदा लिखा होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो हम मानेंगे तो वो आपका राजकीय फूल क्या है? गेंदा है बिहार का। ठीक है, फिर आगे क्या है? झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल की बात करेंगे तो चांदनी, चंपा और गुड़हल। लताओं पर खिलने वाले फूल कौन से हैं? बोगनवेलिया, ब्रह्मम। देखिए, ये यहाँ के देखिए यहाँ की भाषा में कुछ फूल हैं जो यहाँ का है, तो वो ज़रूर याद रखिएगा, कभी उसी भाषा में आपका आ सकता है। और बात करेंगे कमल, साल में एक बार खिलने वाला फूल है। ठीक है, और मालती की बात करें। फिर अगला आपका पाठ आता है कि कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। यानी कहने की बात है, इसमें कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन कौन से बच्चे देते हैं। तो पाठ 2 आपका ये है। इसमें क्या है? जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं, ये SCERT में आपके लिखा हुआ है। बिहार SCERT कक्षा 4 की पर्यावरण की किताब है ये। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं, वे बच्चे देते हैं। याद रखिएगा पूरी लाइन, जैसा कि आप सीटेट में NCERT का लाइन टू लाइन याद रखते थे, वैसे ही आपको इसमें भी याद रखना है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, ठीक है, और शेर, ये सब क्या हैं? आपके बच्चे देते हैं। फिर बात करेंगे हम, जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह बाहरी कान नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली आदि। ठीक है, और गौरैया क्या करती है? अंडे देती है। अभी पूछा जा सकता है कि अंडे देने वाले जंतु कौन से हैं और बच्चे देने वाले जंतु या पक्षी कौन से हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हंसते खेलते बच्चे। ठीक है, सूअर के बच्चे को छौना कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी सूअर का बच्चा होता है, इसको पिगलेट यानी कि छौना कहते हैं। सांप और छिपकली अंडे देती है, याद रखिएगा। और व्हेल, डॉल्फिन जो है, व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली, ये जो है बच्चे देती है। चमगादड़ भी है आपका, बच्चे देता है। ठीक है, मगर और घड़ियाल अपने अंडे
गड्ढे खोदकर छिपाते हैं, यानी किनारे बालू से उसकी घोंसला बना लेते हैं और गड्ढा खोदकर अंडों को छिपा देते हैं। कौन कौन? मगर और घड़ियाल। याद रखिएगा ये नाम, मगर और घड़ियाल जो है अपने अंडे गड्ढे खोदकर छिपाते हैं। कछुआ अंडे देता है, ठीक है। कछुआ क्या है? अंडे देता है। अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अंडे देने के लिए बालू का घर कौन बनाता है? तो कछुआ बनाता है। फिर अगला पार्ट 3 है आपका हड़बड़ में गड़बड़, ठीक है। हड़बड़ में गड़बड़, तो इसमें कहा है कि किनके कान बाहर होते हैं। तो आपने देखा होगा हिरण, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य। देखिए जो चीज़ें पाठ में मेंशन की गई हैं बस उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर नाम दिया है। एक्स्ट्रा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम केवल किताब को देख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। कौन? मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ, ये हो गए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इसकी जो है कान की जगह सिर्फ 2 छेद होते हैं तो छिपकली और मगरमच्छ, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं जानवरों के ऊपर क्या है? जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन और उनके बाल के कारण होते हैं। देखिए क्या है? जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। तो याद रखिएगा पत्ते की तरह कान किसके होते हैं? खरगोश के होते हैं। अब हम आते हैं अगले पेज पे। अब देखिए सिर के ऊपर कान किसके होते हैं? सिर के ऊपर कान होते हैं हिरण के। सिर के दोनों तरफ कान होते हैं भैंस के। और पंखे जैसे कान होते हैं हाथी के। अंडे देने वाला जानवर कौन सा है और बच्चे देने वाला जानवर कौन सा है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा अंडे देने वाले जानवर में मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बतख और गौरैया। और बच्चे देने में हिरण, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ और गाय, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। फिर अगला पाठ है हमारा पाठ 4 त्यौहार और भोजन, ठीक है। पाठ 4 है त्यौहार और भोजन। तो हम यहाँ बात करेंगे कौन कौन से पकवान किस त्यौहार में बनते हैं। तो पुआ बनता है आपका होली में, सत्तू मेष क्रांति, ठीक है। ये हमने बताया भी था आपको, तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर आगे आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, देखिएगा ध्यान से। सिखों द्वारा पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है, ठीक है। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु, ये भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। वैसे इतने ईजी क्वेश्चन तो अब नहीं पूछे जाते हैं। तो पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगर हम बात करें गुरुद्वारा का नाम क्या है, तो हरमंदिर साहिब, ठीक है। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है यहाँ पर। फिर अगला है पाठ 5। पाठ 5 क्या है आपका? पाठ 5 है स्वाद अलग अलग। तो चबाकर भोजन करने वाले जंतु कौन से हैं? हिरण हो गया, बकरी है, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस और खरगोश। चूस कर भोजन करने वाले जंतु कौन से हैं? एक सेकंड, चलिए हम देखते हैं कि चूस कर भोजन कौन करता है। तो मक्खी, मच्छर, तितली और खटमल, ठीक है। फिर बात हम करेंगे निगल कर भोजन करने वाले जंतु कौन से हैं। तो मछली हो गया आपका, सांप है, छिपकली है और मुर्गा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं स्वाद में जीभ का रोल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जीभ के बारे में बताया गया। तो स्वाद का पता जीभ से चलता है, ठीक है। पेशीयुक्त संरचना, एक मांसल संरचना है जीभ, पेशीयुक्त संरचना और एक मांसल संरचना है, और इसी से हम स्वाद का पता लगाते हैं। तो दांत के प्रकार एवं दांत के नाम। तो देखिए दांत के वैसे 4 प्रकार होते हैं लेकिन इसमें 3 ही प्रकार बताया गया। हम पढ़ते हैं ICPM, आप पढ़ते होंगे ICPM, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है, इंसीजर और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये तो साइंस में आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो बताया गया हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक यानी कि इंसीजर। छीलने वाले दांत को हम कहते हैं रदनक यानी कि केनाइन। और चबाने वाले दांत को हम चौरणक कहते हैं यानी कि मोलर, ठीक है। और प्रीमोलर, ये जो नुकीले दांत होते हैं इनको कहते हैं। फिर ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं उम्र के अनुसार दांतों की संख्या। तो 6 माह का बच्चा होता है, इसके दांत निकलने यहाँ से शुरू होने लगते हैं। 2-3 वर्ष का बच्चा होता है, यहाँ पर ये जो 20 दांत इसके होते हैं कि ये दूध के दांत बोलते हैं। ये जो दांत टूट जाते हैं बच्चों के, दूध के दांत होते हैं। ये आपने जब पढ़ा होगा CDP, तो उसमें भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। और 8-9 वर्ष का बच्चे की बात करें तो दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत जमने लगते हैं। और 21 वर्ष के ऊपर 32 दांत, परंतु सभी के नहीं होते हैं, ठीक है। 32 दांत तो हो जाते हैं परंतु सभी के 32 दांत नहीं होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं।
अगर पूछा जाए कि दांत, बच्चों के दूध के दांत कब टूटते हैं, तो 8-9 वर्ष में टूटने लगते हैं और नए दांत जमने लगते हैं। अगर हम बात करें घोड़े और शेर के भी, ध्यान रखिएगा, घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं, यानी कि इनके दांत जो है टूटते रहते हैं और निकलते रहते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए थे। फिर हम आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है आपका पार्ट 6 आता है, हरियाली और हम। ठीक है, हरियाली और हम। तो बताया गया है इसमें कि ऑक्सीजन देते हैं पेड़ को, पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। ठीक है, फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होती हैं। फिर आगे हम देखेंगे, देखिए कुछ लकड़ियों के नाम दिए हैं और यहाँ पर उसके पौधे का नाम और उपयोग, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए उपयोग यानी कि इमारती लकड़ी किससे, कौन सी पेड़ पौधे से बनती है? शीशम, सागौन, महुआ, देवदार और चीड़ से जो है इमारती लकड़ियाँ बनती हैं। अगर बात करें साग सब्जी किससे हम प्राप्त करते हैं, तो सरसों, बलुआ, मेथी, भिंडी। और अनाज किससे प्राप्त करते हैं? मक्का, गेहूँ, चावल। और दाल जो है हमें प्राप्त होती है अड़हल, उड़द, मसूर, मूंग, चना। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर की दाल की होती है, ये भी याद रखिएगा। ये आपकी एससीईआरटी की बुक में है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा मसूर की दाल की खेती होती है। अगर हम औषधि की बात करें कौन से पौधे से मिलती है, तो तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। देखिए थोड़ा स्पीड में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पास पीडीएफ भी है और आप एक बार इसको सुन लेंगे और फिर पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो आसान है चीज़ें, फिर आगे हम जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि फूल और फल के नाम बच्चों को बताएं और अपने मन से पेड़ उसे दोस्ती, तो ये सारी चीज़ें होगी। खेजड़ी वृक्ष के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई की कहानी थी, जो राजस्थान की रहने वाली थी, खेजड़ली गांव की। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा 3, 4, 5 वाले में, जो भी है। ये सीटेड अगर आप पास हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने अमृता देवी की कहानी देखी होगी। कम पानी की आवश्यकता ही इसमें होती है इसमें, और छायादार वृक्ष होते हैं। लकड़ी में जो है इसके कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, लकड़ी में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, और छाल जो है दवाई के रूप में कार्य आती है। और फलियों को सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है, और पत्तियाँ पशुओं के चारा के रूप में, यानी बहुत सारे इसके हैं। जो खेजड़ी वृक्ष है आपके, कम पानी में बढ़ जाता है, छायादार होता है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, छाल जो है दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, और फलियाँ जो है इसकी सब्जी बनाने में, और पत्तियाँ जो है पशुओं के चारा के रूप में हम यूज करते हैं। फिर आता है पार्ट 7। पार्ट 7 है आपका जड़ों की पकड़। तो जड़ों के कार्य कौन कौन से होते हैं? पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी पहुंचाना पौधों तक। ठीक है, तो याद रखेंगे जड़ के कार्य, ये सारे साइंस में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ भी ईवीएस में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, तो लेकिन ये लाइन आपको याद रखनी भी ज़रूरी है। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती हैं, जैसे शकरकंदी, सलजम आदि। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि पेड़ों को भोजन। ठीक है, पेड़ों को भोजन, तो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ भी चुके होंगे और जानते भी होंगे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। फिर बात करेंगे रेगिस्तानी ओक। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, सीटेड प्राइमरी के लिए ईवीएस में। तो चलिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग बराबर होती है, और जितना यह ऊंचा दिखाई देता है उससे 30 गुना जड़ें ज़मीन की गहराई में होती हैं। याद रखेंगे इसको, जड़ें जो है जितना बड़ा पेड़ होता है दिखाई देता है, उससे 30 गुना जड़ें ज़मीन की गहराई में होती हैं। जड़ें तब तक नीचे बढ़ती हैं जब तक वो पानी तक न पहुंच जाए, और पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में आ जाता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। जब पानी की कमी होती है तो लोग इसके तने के अंदर पाइप डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं रेगिस्तानी ओक के। ठीक है, फिर आगे हम एक पेड़ आता है बरगद। तो विशाल वृक्ष होता है, मोटा तना होता है, मूल जड़ों के अलावा इसकी शाखाएं से जड़ों के अलावा इसकी शाखाएं जड़ें लटकती रहती हैं। सीधे सीधे ये थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, इतनी विशाल होता है वृक्ष, तना भी मोटा होता है, और इसकी शाखाओं से जो है जड़ें लटकती रहती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, अंदर ज़मीन तक चली जाती हैं। ये जड़ें होती हैं जो फिर पेड़ को सहारा देती हैं। इस लटकती जड़ों
को प्रोप रूट कहते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बरगद की जो लटकती जड़ें होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो प्रोप रूट कहते हैं। फिर अगला पाठ है आपका देख तमाशा, ठीक है। तो भारतीय राज्यों के कुछ नाम दिए गए हैं और वहाँ प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं उनको भी बताया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तवांग उत्सव है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे त्यौहार का पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको कि कहाँ का त्यौहार कौन सा है इम्पोर्टेंट। अगर बात करें असम में, तो असम का बिहू फेमस है। उत्तराखंड में गंगा कयाक फूलदेई त्यौहार फेमस है, ठीक है। फिर आगे हम पेज पे आते हैं, आगे पेज आता है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये कई बार पूछा गया है, उड़ीसा में कौन सा त्यौहार आपका मनाया जाता है, तो धानु यात्रा, नुआखाई त्यौहार। कर्नाटक में उगड़ी, केरल में ओणम, गुजरात में उत्तरायण और बिहार में जो है आपका छठ बहुत फेमस है, ठीक है। बिहार में सबसे प्रमुख त्यौहार आपका कौन सा होता है, छठ होता है। तो भारतीय राज्य के प्रमुख त्यौहार के नाम याद करना है तो आप हमारे वीडियो में जाकर याद कर सकते हैं। अब देखिए कुछ चैप्टर हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये है मामा जी घर आए, छठ पर्व, आओ नक्शा बनाए, तो इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर आते हैं अपना घर प्यारा, ठीक है। जब क्लास 3 की हम करा रहे थे पर्यावरण आपको, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिली थी। तो इसमें अपना घर प्यारे ने कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनका घोंसला दिया गया है कि कहाँ वो घोंसला बनाते हैं। तो बात करें अगर कौवा का, तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, याद रखिएगा, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर कबूतर की बात करें तो घर की बालकनी में या छत पर घोंसला बनाते हैं। तोता की बात करें तो बिलों में, मिट्टी की चट्टान में, चट्टान की दरार, दीमक के टीलों, यहाँ पर ये सारे जो है घोंसला बनाता है तोता। और दर्जन चिड़िया की बात करें तो पेड़ के पत्ते को सीकर करके ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी में। उल्लू की बात करेंगे तो उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता है, दूसरे के खाली घोंसलों में अंडा देता है। तो अगर पूछा जाए कौन दूसरों के घोंसले में अंडा देता है, तो उल्लू देता है, ये अपना घोंसला नहीं बना पाता है। अगर हम बात करें गौरैया की, तो गौरैया जो है मनुष्य के घरों में तिनके लेती है, पत्तियाँ लेती हैं, उसी से घोंसला बनाती है। कठफोड़वा की बात करें तो पेड़ के प्राकृतिक गड्ढों में, ठीक है, जो पेड़ में गड्ढे जो पाए जाते हैं उन्हीं में अपना घोंसला बना लेते हैं। नीलकंठ पक्षी की बात करेंगे तो वृक्ष के तनों पर बने होल्स में जो है ये वृक्ष के तनों पे जो होल बने होते हैं उसमें ये घोंसला बनाते हैं। एक बया चिड़िया होती है, ठीक है, एक बया चिड़िया होती है, ये डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तीलियों से बुनकर बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ी चीज़ें हम स्पीड में इसलिए लेकर चल रहे हैं कि आपका समय भी बचा लें और आपकी तैयारी भी हो जाए, क्योंकि आप और सारी तैयारी कर रहे हैं और बिहार एससीईआरटी भी आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो इसलिए आपके लिए ये सीरीज़ आ गई है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अभी से तैयारी शुरू नहीं कर देंगे, हो सकता है कि आपको नवंबर तक विज्ञापन देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर खेत से घर तक, तो धान की खेती कैसे होती है, क्रम में लिखिए। खुद से बनाएं, कटनी, रोपनी, मैजनी, ओसोनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचड़ा तैयार क्रम में। तो ये क्रम आप अपने आप लगा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर धान, प्याज, मिर्च आदि बोने से पहले उसका बिचाड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। तैयार बिचड़े को उखाड़कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूँ, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि धान, प्याज और मिर्च जो बोते हैं तो इसका एक बिचाड़ा तैयार करते हैं, ब्याड़ भी बोलते हैं। फिर एक जगह बोते हैं, फिर उसको उखाड़ कर जब बड़ा हो जाता है तो दूसरे खेत में रोपते हैं, ठीक है, थोड़ी दूरी पर। और जो गेहूं है, मक्का है, सरसों है, ये डायरेक्ट खेत में ऐसे ही बो दिया जाता है। बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल जैसे धान है, प्याज है, मिर्च है, और बिना बिचड़ों के गेहूँ, मक्का, सरसों, ठीक है, ये मसूर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब पाठ 14 की हम बात करेंगे। पाठ 14 क्या है आपका, बाल मेला एवं खेल। ये पर्यावरण हम कक्षा 4 की पढ़ रहे हैं और कंप्लीट करेंगे। तो ये सब दिया है कि खेलने वाले खेल उल है, ये सब कुछ नहीं है, कोई एग्जाम पॉइंट नहीं है इसमें। अब आसपास की सफाई की हम बात करेंगे। पाठ 15 कूड़ा कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनः चक्रण पर ध्यान के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। देखते हैं आगे क्या है। बस इसमें इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आसपास की सफाई में कैसे करनी चाहिए सब आप जानते हैं। मीठा मीठा शहद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। मीठा मीठा शहद। तो मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव हैं। हजारों वर्ष से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त करते आ रहे हैं। यानी मधुमक्खियों से हम क्या प्राप्त करते हैं, शहद और मोम प्राप्त करते हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। छत्ते में कौन होता है, मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं।
इनके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्य करने का काम करती हैं ये मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं, जो फूलों से रस चूस कर लाती हैं, शहद बनाती हैं। एक रानी मधुमक्खी इसमें होती है। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से आपने ये पढ़ा होगा, जब आप सीटेट पढ़ रहे थे तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है और इसके द्वारा छत्ते के सभी मादा श्रमिक एवं नर मधुमक्खी का जन्म होता है। इसी के द्वारा जितनी भी मधुमक्खियां हैं उनका जन्म होता है। तो मादा श्रमिक मधुमक्खियां छत्तों का निर्माण करती हैं, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। याद रखिएगा लाइन। फिर आगे हम बात करेंगे कि मादा श्रमिक मधुमक्खियों फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना अपने व सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार से नाच के भेजती हैं। कैसे भेजती हैं? नाच के। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर अगला पाठ है तरह तरह के पक्षी। ठीक है, तो चोंच की विशेषता के संदर्भ में हम बात करते हैं। क्लास 3 में भी हमने ये बात की थी। तो दिया है पिछले अध्याय में, हमने इसको किया है। कौन पक्षी क्या खाता है? पहली क्या है? सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान चाँक मेरी। ठीक है, ताकतवर पेड़ छेदना है मेरा काम। तो ये कठफोड़वा है कि ये जो है ताकतवर पेड़ छेदता है। फिर आगे है लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसे चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। यानी कि ये बगुला हो गया। सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम। ये क्या है? मुर्गा। ठीक है, फिर अगला पार्ट है जंगल में पिकनिक। तो इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, तो देख लीजिए ध्यान से। जंगली जानवर के नाम लिखें तो यही है कुत्ता और ये सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा। सवारी के काम कौन सा जानवर आता है? तो घोड़ा। सामान ढोने के काम आता है बैल, और दोनों के काम आता है घोड़ा और ऊँट। ठीक है, एक फिर है काकोलत से कन्याकुमारी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी में भी आ सकता है और यहाँ पे एनसीईआरटी में तो आपके है ही। तो काकोलत से कन्याकुमारी। तो काकोलत झरना कहाँ है? नवादा ज़िले में है। ये ठंडे पानी का झरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए काकोलत झरना कहाँ पर है, तो नवादा ज़िले में बिहार में ठंडे पानी का झरना है ये। और गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड कहाँ पर हैं? राजगीर में। ये सब बिहार के ज़िले हैं। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड राजगीर में है। ब्रह्म कुंड कहाँ पर है? ये भी राजगीर में है। सप्तधार का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। फिर आगे हम बात करेंगे कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो हिंद महासागर के तट पर स्थित है, ऐसा दिया हुआ है। गंगा प्रदूषित क्यों हो रही है? साइंस में क्वेश्चन है, सीधे दिया हुआ है। बहुत सारे प्रदूषित, ये सारी चीज़ें हम साइंस में पढ़ लेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर हमारे मददगार। ठीक है, हमारे मददगार कुछ चीज़ें हैं कि कामगार कौन से होते हैं, क्या औजार बनाते हैं। ठीक है, तो कुम्हार जो है चाक बनाता है, चाक की सहायता से बर्तन बनाता है। लोहार हथौड़ी की सहायता से लोहे के सामान बनाता है। मोची सुई और टकुआ की सहायता से जूता को सिलता है। और बढ़ई जो है आरी की सहायता से मेज कुर्सी जो भी बनवाते हैं फर्नीचर, वो बनाता है। ठीक है, फिर आता है अगला हमारा दर्जी, क्या? सुई धागा की सहायता से कपड़ा सिलता है। किसान के लिए उपजाई जाने वाली, किसान द्वारा उपजाई जाने वाली वस्तु और कामगार द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तु। तो आप जानते हैं किसान पटसन उगाता है, ईख उगाता है, सरसों उगाता है। और पटसन से आपका क्या बनता है? बोरा, थैला, चटाई, रस्सी। और ईख से चीनी, शक्कर, और सरसों से तेल। तो ये चीज़ें हो गई। अब तरह तरह के घर की हम बात करेंगे। तो इग्लू बर्फ से बना घर की दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर वो बाहर गिरती बर्फ़ और ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने। देखिए, बर्फ़ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि बर्फ़ से बने हुए घर को हम क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। ये जो है दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि हवा को जो है अंदर जाने नहीं देती हैं। अब हम बात करेंगे मिट्टी के घर, सीमेंट के घर से बना घर, घास फूस से बना घर, और ये सारे जो है घर के उदाहरण हैं। यही सब चीज़ें दी हैं। अजय जब गांव लौटे होगा, ठीक है। तो 30 वर्ष बाद जो है अजय अपना गांव लौटा, तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय हो गया, पक्का पुल हो गया, ईंट से घर बन गए गांव में, और विकसित हो गया था। तो ये चीज़ें अब देखिए यहाँ पर दिया। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में, ट्रॉली टाइप है। और पटना का चिरैया टाड, पटना में जो है चिरैया टाड ओवर ब्रिज है। ये चीज़ें याद रखेंगे कि चिरैया टाड ओवर ब्रिज कहाँ है, तो ये है आपका पटना में। ठीक है, आगे बात करेंगे गंगा नदी पर बना है महात्मा गांधी सेतु पुल। आसपास की खोज खबर, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। फिर आता है चिड़िया घार की सैर। ठीक है, चिड़िया घार लिखा लेकिन घर होगा। ठीक है, ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। चिड़ियाघर की सैर। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र।
यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। ये सभी चीज़ें आपकी किताब में दी गई हैं। 3 शेर दिखते हैं, वास्तव में 4 शेर हैं। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है और राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, ये भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? गंगा है। और ये सब फल है आम, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब हम आपको बना देंगे एक वीडियो में, बता देंगे। बंटी का सफ़र, ठीक है, बंटी जो है सफ़र करता है, तो उसमें यह है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है? ये गया बिहार में है। मंगला गौरी मंदिर कहाँ है? गया बिहार में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सभी चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म का स्थान क्या है? हरमिंदर है, ये पटना साहिब में है, ठीक है। पारसनाथ का पहाड़ कहाँ है? ये बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ का पहाड़, याद रखिएगा। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। झारखंड में संथाल, उराव, मिरहोर, मुंडा आदि जनजातियाँ रहती हैं। जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। झारखंड में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? संथाल, उराव, बिरहोर और मुंडा। उराव की भाषा क्या है? कुड़ुक भाषा है। मुंडा की भाषा है मुंडारी भाषा, याद रखेंगे। संथाल की है संथाली भाषा, ये भी हम याद रखेंगे। और पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मगही। वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोग बज्जिका बोलते हैं। दरभंगा और मधुबनी के लोग मैथिली बोलते हैं। मुंगेर और भागलपुर के लोग अंगिका बोलते हैं। भोजपुर और रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे हम इनको। और रांची में जो है काके का पागल खाना है, ठीक है, काके का पागल खाना, नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात भी, ये सब दर्शनीय स्थल है। तो ये हमारा देखिए, अब आता है हमारा क्लास 4 का, एक सेकंड, अब आपका ये क्लास 5 का आ गया, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यानी कि आज हमारा क्लास 4 का जो है, एक सेकंड, आज आपका जो है क्लास 4 का पर्यावरण हमने कंप्लीट कर दिया, ईवीएस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी आंसर की आ गई है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और अगर स्कोर अच्छा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि आपको अटैम्प्ट और मिल रहे हैं और भर्ती भी जहाँ तक 2 आएगी। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, आप देखते रहिए, आपके लिए ही फ़ायदा है। देखिए, आज नहीं देखेंगे आप तो कल जब एग्ज़ाम आएगा तभी देखना पड़ेगा, और ज़रूरी भी है। और मुझे नहीं लगता कि SCERT की बुक पढ़ने का आपके पास टाइम है या उस पर समय देना उचित होगा। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है, बहुत अच्छी नोट्स है, 1 लाइनर है, और इसको आप पढ़ते रहें और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। क्योंकि अभी क्लासेस छोटी हैं, तो क्लासेस क्या तीसरा और चौथा है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लग रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा अरे बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। आगे भी किताबें आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किताबों में क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन कहीं से उठ सकते हैं, क्योंकि SCERT की बुक है, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो कहीं से भी कुछ भी संभावना बन सकती है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, और लगातार बने रहें, देखते रहें। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें, PDF भी पढ़ें और साथ में रीडिंग भी सुनते रहें, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।